एपिसोड 21 आमना सामना। उसने अनिका से अपना ध्यान हटाकर मोबाइल में शो हो रहे नंबर को देखा और कॉल रिसीव की। तभी सामने से एक मेड की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सर शिवांश बाबा को फिर से बुखार आ गया और उन्होंने न ही सुबह कुछ खाया है और न ही अपनी दवा ले रहे हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाएं। इस वक्त अनिका शिवाय से ज्यादा दूर नहीं थी, जिसकी वजह से उसने कॉल पर सारी बातों को सुन ली और शिवाय के कुछ कहने से पहले उसकी चिंता से भरी आवाज सुनाई दी। क्या शिवू को बीमार है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर बिना कुछ आगे बोले या सुने वो सीधा विला से बाहर चली गई। इस वक्त वहाँ खड़े दोनों लोग अनिका के सडन रिएक्शन देखकर बिल्कुल हैरान थे, लेकिन शिवाय ने ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए कहा हम अभी आ रहे हैं। बोलकर कॉल कट करने के बाद वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। इस समय उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ उसका बेटा था, बाकी कुछ नहीं। उनके जाने के बाद जीवन जी किसी गहरी सोच में गुम हो गए। इधर बहुत सारी कारें बड़े से गार्डन एरिया के होते हुए फाउंटेन के सामने मौजूद बड़े से पैलेस के गेट के सामने आकर रुकी। इस समय अनिका, जिसको शिवांश की काफी चिंता हो रही थी, उसने अपने आसपास ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी शिवाय के पीछे जाते हुए बड़े से हाथ से गुजरने हुए लिफ्ट के अंदर चली गई। इस वक्त दोनों ने ही एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की थी। अनिका इस वक्त टेंशन में बार बार अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसे इस वक्त शिवांश की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो दौड़ते हुए शिवांश के पास चली जाती। अनिका के खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे शिवाय अपने गॉगल्स के पीछे तिरछी नजरों से देख रहा था। इस वक्त उसका पूरा ध्यान अनिका पर ही था। जब वो दोनों आखिरकार शिवांश के कमरे के बाहर पहुँचे, अनिका ने बिना एक पल गवाए सीधा रूम के अंदर चली गई। उसने देखा उस रूम में इस वक्त कई सारे डॉक्टर्स और एक मेड मौजूद थी, जिसका हाथ में दलिया से भरा एक बाउल था। अनिका ने सामने देखा छोटे बिस्तर पर 3 साल का बच्चा लेटा हुआ था। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ चुका था और वो बार बार अपनी कमजोर आवाज में परिणाम ले रहा था। अनिका को उस बच्चे को ऐसे देखकर अपने दिल में बहुत दर्द हुआ। अब जब वो जानती थी कि असली अनिका ही उसकी माँ थी तो उसकी और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जल्दी से भागते हुए बिस्तर पर जाकर बैठ गई और शिवांश के सर को अपनी गोद में रखते हुए बहुत ही प्यार है उसका सर सहलाते हुए अपनी प्यार की आवाज में उसे बुलाते हुए कहा, शिवू देखो तुम्हारी परी आ गई, बेबी प्लीज आंखें खोलो। इस वक्त शिवांश बुखार से तप रहा था और उसने अपनी आंखें अनिका की वहाँ आने से पहले कसकर बंद कर रखी थी, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उसे तो अभी सिर्फ अपनी परी को ही देखना था। जैसे ही उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। तब उसने अनिका को सुंदर चेहरा अपनी आंखों के ठीक सामने दिखाई दिया, क्योंकि इस वक्त अनिका ने शिवांश के सर को अपनी गोद में रखा हुआ था और उसने अपना सर थोड़ा नीचे कर रखा था, जिस वजह से शिवांश की आंखें सीधी अनिका के चेहरे पर चली गई। उसे देखते ही शिवांश की बड़ी बड़ी आंखें में मोटे मोटे आंसू आ गए और वो अचानक अनिका की कमर को अपने छोटे छोटे हाथों को लपेटकर रोने लगा। वहाँ खड़ा हर कोई शिवांश के इस तरह से रोता देखकर शॉक्ड और दुखी दोनों ही थे, क्योंकि शिवांश जब से बोलना और चलना सीखा था, तब से वो जल्दी ही कभी अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखता था। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह हमेशा एक्सप्रेशन लेस ही रहता था, जिसकी वजह से आज तक किसी ने भी उसके फेस पर ना ही कभी स्माइल देखी और ना ही कभी रोते हुए देखा था। अनिका को शिवांश का इस तरह रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर हजारों तीर चुभो दिए हो। उसने कसकर शिवांश को अपने सीने से लगा लिया और उसे थपकी देकर चिपकराते हुए बोली, शिवू बेबी प्लीज चुप हो जाओ, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी प्लीज बेबी। बोलते हुए अनिका का गला चोक हो गया। शिवांश को इस तरह रोता देखकर उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। लेकिन उसन खुद को शिवांश की तबीयत के बारे में सोचकर किसी तरह से संभालना और थोड़ा नकली गुस्सा करते हुए शिवश को हल्के से खुद से अलग करके और उसके प्यारे से छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उससे थोड़ा गुस्से से बोली, शिवू बेबी देखो, अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो आपकी परी आपसे नाराज हो जाएगी। अनिका को गुस्सा देखकर शिवांश ने अपने आंसू भरी आंखें पोंछी और थोड़े सुबकते हुए अपना सर ना में हिला दिया। नो परी देखो, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा, प्लीज आप अपने शिवू से नाराज मत होना। शिवांश की इस तरह मासूमियत की भरी हरकत को देखकर अनिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने शिवू के माथे पर किस करते हुए कहा, मेरा प्यारा बच्चा। फिर एक तरफ खड़ी सर्वेंट को देखकर बाउल देने का इशारा किया और बाउल लेकर शिवांश को स्पून पर फूंक मारते हुए खाना खिलाने लगी। शिव इस वक्त बिना कोई ना नुकुर किए चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह अनिका के फेस की तरफ देखते हुए सारा खाना खा रहा था।
शिवांशु को इस तरह से एक अज्ञाकारी बच्चे की तरह व्यवहार करते देख अनिका और भी ज्यादा दुख हो रहा था, उतना ही उस पर प्यार भी आ रहा था। इधर रूम में मौजूद लोगों के अलावा एक जोड़ी आंखें भी इस वक्त एकटक उन माँ बेटे की खूबसूरत सी जोड़ी को देख रही थी। इस वक्त शिवाय के चेहरे पर भले ही कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें में इस वक्त कई इमोशंस एक साथ नजर आ रहे थे, जो केवल वही समझ सकता था जो उसे काफी करीब से जानता हो। जब शिवाय ने देखा अनिका ने आखिरकार शिव को खाना खिलाने के बाद दवा खिलाकर उसे सुला दिया और अब भी उसके सर को सहला रही है, तो उसने एक नजर उस रूम में मौजूद सभी की तरफ देखा। शिवाय का इशारा समझकर सब तुरंत ही रूम से बाहर निकल गए और अब इस वक्त उस रूम में सिर्फ शिवाय, अनिका और शिव ही मौजूद थे। शिवांश अब तक मेडिसिन की वजह से गहरी नींद में सो चुका था। अनिका लगातार शिव के बालों को सहला रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। उसकी इस बात का भी ध्यान नहीं था कि वो इस वक्त रूम में शिवाय के साथ बिल्कुल अकेली थी और शिवाय लगातार एकटक बस उसे ही अपनी गहरी आंखों से निहारे जा रहा था। अनिका अभी अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी किसी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और रूम से बाहर की तरफ ले जाने लगा। अनिका इस तरह अचानक खींचे जाने से हैरान थी, लेकिन जैसा ही उसने शिवाय को खुद को रूम से ले जाते हुए देखा, तो उसने उस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त शिवांश सो रहा था। शिवाय अनिका को रूम से निकालने के बाद अपने रूम में ले जाते हुए उसने अंदर की तरफ धक्का दिया और तुरंत ही पलटकर रूम का गेट लॉक कर दिया। अनिका जो इस वक्त इस तरह से धक्का दिए जाने से शॉक में थी, उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और पलटकर गुस्से से घूरते हुए शिवाय के स्टोन फेस की तरफ देखा। शिवाय के फेस की तरफ देखे हुए इस वक्त अनिका के फेस पर गुस्से के अलावा कोई भी इमोशन नहीं थे। अनिका अभी अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी किसी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और रूम से बाहर की तरफ ले जाने लगा। अनिका इस तरह अचानक खींचे जाने से हैरान थी, लेकिन जैसा ही उसने शिवाय को खुद को रूम से ले जाते हुए देखा, तो उसने उस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त शिवांश सो रहा था। शिवाय अनिका को रूम से निकालने के बाद अपने रूम में ले जाते हुए उसने अंदर की तरफ धक्का दिया और तुरंत ही पलटकर रूम का गेट लॉक कर दिया। अनिका जो इस वक्त इस तरह से धक्का दिए जाने से शॉक में थी, उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और पलटकर गुस्से से घूरते हुए शिवाय के स्टोन फेस की तरफ देखा। शिवाय के फेस की तरफ देखे हुए इस वक्त अनिका के फेस पर गुस्से के अलावा कोई भी इमोशन नहीं थे। अब आगे अनिका गुस्से में शिवांश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है। जितना इस वक्त अनिका के चेहरे पर गुस्सा था, उससे कई ज्यादा शिवांश के चेहरे पर गुस्सा था। वो तेजी से अनिका की तरफ बढ़ाता है और अनिका के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसके चेहरे को ऊपर की तरफ करते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम ये सब क्यों और किसे दिखाने के लिए कर रही हो? आखिर तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो? शिवाय की बात सुनकर अनिका एकटक शिवाय का चेहरा देख रही थी, जैसे उसे उसकी बात कुछ न समझ आ रहा हो। अनिका का कंफ्यूज चेहरा देखकर शिवाय अपने दांत पिसते हुए अनिका की आंखों में देखकर कहता है, मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें। अभी वो अपनी बात बोल रहा था कि अनिका ने बिना डर के तपाक से शिवाय की बात के बीच में कहा, क्या जानते हैं आप? हाँ। शिवाय भी अनिका के सवाल के तुरंत बाद गुस्से से जवाब देते हुए कहते हैं, पाउटिंग, आखिर तुम शिव की देखभाल का नाटक मेरे सामने करने का दिखावा क्यों कर रही हो? तुमने तो पहले हर वो मुमकिन कोशिश की थी कि मेरे शिव को अपनी खोख में मारने की, अगर मैं उस वक्त। बोलते हुए शिवाय एकदम से चुप हो जाता है। शिवाय की बातों को सुनकर अनिका की आंखें नम हो जाती हैं। उसे फिर से असली अनिका की पुरानी यादों याद आ जाती है कि किस तरह की बेरहमी के साथ असली अनिका ने शिव जैसी नन्ही सी जान को खुद से अलग करने की जी तोड़ कोशिश की थी। अगर उस वक्त शिवाय को अनिका के प्रेग्नेंट होने की खबर न लगी होती तो वो किसी भी हालत में शिव को अपनी कोख में ही खत्म कर चुकी होती। ये सब याद करते हुए अब उसका गुस्सा दर्द में बदल गया। अब तो उसे शिवाय की कड़वी बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानती थी अगर वो अनिका की जिंदगी जी रही है तो उसकी हर गलती और गुनाह की जिम्मेदारी उसे ही लेनी होगी, चाहे भले ही इन सब से उसको कितना ही दुख ना हो रहा हो। अनिका की नम आंखें को देखकर अब शिवाय का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन वो अब कंफ्यूजन में अनिका की तरफ देख रहा था। हालांकि अभी भी शिवाय के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, ये बताना मुश्किल था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है था। कुछ पल बाद शिवाय अनिका की नम आंखों में गहरी से देखते हुए टोंटिंग स्माइल के साथ कहता है, तो क्या अब तुम्हें इस बात का गिल्टी महसूस हो रहा है? अनिका शिवाय की आवाज सुनकर वापस अपने होश में आती है। वो शिवाय की नीली आंखों में एकटक देखते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, मुझे पता है उस वक्त मैंने गलती की थी और मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है और मैं अब अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ अपनी गलती सुधारने की।
ये कहते हुए अनिका की नम आंखों से एक बूंद लुढ़कर उसके गालों पर गिर जाती है। शिवाय इस वक्त अनिका की आंखों में शिव के लिए प्यार और देखभाल साफ देख पा रहा था। उसकी अनोखी क्षमता की वजह से उसे पता था कि अनिका ने इस जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। इसलिए अब उसकी आवाज थोड़ी सी नर्म हो चुकी थी। वो अनिका की आंखें में गहराई से देखते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम ये सब करके अपनी गलती सुधार सकती हो? इस पर अनिका ने पूरी ईमानदारी से अपना जवाब हाँ में दिया। फिर शिवाय की आंखों में देखते हुए वो आगे शिवाय से कहती है, लेकिन आपका क्या? शिवाय, मतलब? अचानक से अनिका के इस तरह कहने से शिवाय कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगा। अनिका, आपने बिना जाने मुझे उस गलती की सजा दी जो मैंने कभी की ही नहीं। आपकी वजह से मैं अपने परिवार से दूर हो गई। अनिका की बात सुनकर शिवाय सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि इस वक्त अनिका किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन बिना जाने उसे दोषी मानना, वो यही सब सोचकर अभी थोड़ा कंफ्यूज था। शिवाय को इस वक्त सोच में गुम देखकर अनिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उस वक्त आपने ये जाने की भी जहमत नहीं उठाई कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था वो किसने किया? शिवाय अब उस दिन को याद करने लगा। सच में उसने केवल दूसरों की बातों पर विश्वास करके उस वक्त यही मान लिया था कि जो कुछ भी हुआ था वो सब अनिका ने जानबूझकर किया था। लेकिन उस वक्त शिवाय का ऐसा सोचना नॉर्मल था, क्योंकि वो जानता था कि उस वक्त अनिका उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा जांच नहीं की थी। लेकिन अब अनिका के इस तरह कहने से वो भी सोच में पड़ गया। शिवाय को कुछ भी ना बोलता देख अनिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवाय को खुद से दूर धकेला और चिल्लाकर कहा, आपने उस वक्त बिना किसी सबूत के मुझे उस गुनाह की सजा दी जिसकी दोषी मैं थी ही नहीं। आपकी वजह से मेरी पूरी फैमिली मुझसे बात करना तो दूर मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। केवल आपकी वजह से ही मैंने उस वक्त दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पर आपको तो इस बात से कोई फर्क तक नहीं पड़ता। अनिका की बात सुनकर शिवाय एक पल के लिए थम सा जाता है। उसके पास अब एक भी शब्द नहीं थे कुछ भी बोलने के लिए। वो एक टक अनिका की तरफ ही देख रहा था, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे से बाहर निकल गया। शिवाय को जाता देखकर अनिका वही जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फुट-फुट कर रोने लगी। आखिर उसकी इन सब में गलती ही क्या थी जो उसे इतना कड़वा सुनना पड़ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे शिवाय की नफरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शिवाय की कही गई बात इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों कर रही थी। कुछ देर इसी तरह रोने के बाद आखिरकार वो शांत हो गई और बिना अपने आसपास की जगह पर बिल्कुल भी ध्यान दिए वो वहाँ से तुरंत निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई और वैसे ही बिस्तर पर सो गई। आज इतना कुछ हो गया था कि वो बिल्कुल भी किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उसे इस वक्त सिर्फ आराम करना था और अपने दिमाग को शांत करना था। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में शिवाय अब भी अनिका की बातों के बारे में ही सोच रहा था। उसे ये तो पता था कि अनिका उस वक्त सच बोल रही थी। वो खुद में बदबदाते हुए, अगर अनिका सच बोल रही थी तो वो आदमी। यही सोचकर शिवाय कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उसने उस दिन उस वेटर की आंखों में भी सच्चाई देखी थी। उसने अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज भेजा और फिर सब कुछ भूल कर वापस से अपने अपने ऑफिस के काम पर लग गया। आखिरकार आज उसने शिव के बीमार होने की वजह से आज वो घर से ही काम करने वाला था। CH23 अनिका और शिवू की मस्ती। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में शिवाय अब भी अनिका की बातों के बारे में ही सोच रहा था। उसे ये तो पता था कि अनिका उस वक्त सच बोल रही थी। वो खुद में बड़बड़ाते हुए, अगर अनिका सच बोल रही थी तो वो आदमी। यही सोचकर शिवाय कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उसने उस दिन उस वेटर की आंखों में भी सच्चाई देखी थी। उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज भेजा और फिर सब कुछ भूलकर वापस से अपने अपने ऑफिस के काम पर लग गया। आखिरकार आज उसने शिव के बीमार होने की वजह से आज वो घर से ही काम करने वाला था। अब आगे स्माइल। शाम का वक्त। अनिका फ्रेश होने के बाद नीचे किचन की तरफ जाने लगी। सुबह से इतना कुछ होने की वजह से उसने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए इस वक्त उसके पेट से इस समय बहुत तेज गुड़गुड़ की आवाज निकल रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। तभी रास्ते में उसे ख्याल आया कि अब तक यो शिवू भी उठ चुका होगा और उसकी तरह इस वक्त वो भी भूखा होगा। इस बारे में सोचते ही उसने अपने कदम शिव के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। किसी तरह उसने खुद की भूख को कंट्रोल किया और किचन की जगह शिव के कमरे की तरफ चली गई। इस तरफ शिव के कमरे में इस वक्त शिव उठ चुका था और दोबारा से अपना छोटा सा क्यूट फेस फूलाकर गुमसुम सा अपने बिस्तर पर बैठ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी परी उसके पास नहीं आई थी। वो उस वक्त सपना देख रहा था। उसके पापा ने उसका वादा तोड़ दिया था, इसलिए वो बिना किसी सर्वेंट और डॉक्टर की बात सुने चुप अपने हाथ को चेस्ट पर मोड़कर बिस्तर पर बैठा हुआ था। हालांकि वो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने पिता से कुछ मांगा था और उसके पिता ने उसे वो देने का वादा भी किया था।
लेकिन जागने की बाद अनिका को वहां ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही साइड में खड़े सर्वेंट और डॉक्टर अपना मुंह लटका कर एक साइड खड़े थे। बेचारे अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव को कैसे उनकी बात का विश्वास करवाएं, क्योंकि शिव तो बिना किसी की एक भी बात सुने चुपचाप बैठा हुआ था। वो ना ही किसी की बात कर रहा था और ना ही किसी की तरफ देख भी रहा था। जैसे ही अनिका रूम में एंटर करती है, रूम का नजारा देखकर उसकी भौं आपस में सिकुड़ जाती है। फिर जैसे ही उसकी नजर शिवू के गुस्से से फूले चेहरे की तरफ जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए हल्के कदमों के साथ शिवू की पीठ की तरफ चली गई और उसको पीछे से गले लगाते हुए उसके फूले हुए लाल चिक्स पर किस कर देती है। अचानक हुए इस एक्शन से शिवू थोड़ा कंफ्यूज और शॉक दोनों ही हो जाता है, क्योंकि कभी किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो शिवू के चेहरे को छू भी सके, उसके पिता के अलावा। पर उसे इस वक्त बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे ही अनिका ने उसके सॉफ्ट चिक्स पर किस किया तो शिवू के छोटा सा फेस तुरंत रेड हो गया, फ्लश्ड, क्योंकि उसने अनिका को देख लिया था उसे किस करते हुए। पहली बार ऐसा होने पर वो इस समय क्यूटली ब्लश कर रहा था, जिसे देखकर अनिका खिलखिलाकर हंसने लगी, ओपन माउथ स्माइल, और शिवू के सामने की तरफ जाते हुए वो उसके लाल गुलाबी गालों फ्लश्ड को धीरे से खींचे हुए बहुत ही प्यार से उसे छेड़ते हुए बोली, ओ माय गॉड, मेरा बेबी ब्लश भी करता है, हाउ क्यूट। बोलकर उसने दोबारा से उसके दोनों गालों पर किस कर दिया, किस एंड स्माइल थ्रोइंग किसेस। जिसके बाद शिवू के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने शिव को अपने गोद में बैठाते हुए कहा, तो बोलिए आप इस तरह गुस्सा हुए क्यों बैठे थे। शिवू ने अपनी आंखें टिमटिमेट हुए अपने बच्चों वाली लेकिन सेंसियोर टोन में कहा, मुझे लगा आप नहीं आए। आई मिस यू एंजल, आप कहाँ चले गए थे। बोलते हुए वो एकटक अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका ने उसे अपनी गोद में उठाकर खड़े हुए कहा, मैं तो यही थी, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं चली गई हूँ। हम बोलते हुए उसने एक हाथ से शिवू के बालों पर प्यार से हाथ फेरने लगी। शिव को हमेशा अनिका के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वो अनिका से जब पहली बार मिला तब उसे अनिका में अपनी माँ नजर आई थी और अनिका के साथ वक्त बिताने के बाद उसकी देखभाल और प्यार जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो वही केयर और दुलार दोबारा चाहता था। आखिर चाहे वो जितना ही सीरियस एक्ट क्यों ना कर रहा हो, लेकिन था तो वो एक 4 साल का बच्चा ही, उसे भी माँ के प्यार की जरूरत थी और जब उसे वो प्यार कहीं ना कहीं अनिका से मिल रहा था तो वो अनिका के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। लेकिन बेचारे उस बच्चे को नहीं पता था कि वो जिसमें अपनी माँ ढूंढ रहा है वही उसकी असली माँ है, और ये बात कहीं ना कहीं अनिका भी जानती थी। तो भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे शिव को पता चलेगा कि अनिका ही उसकी असली माँ है, तो उसे ये सच्चाई को जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिर एक बच्चा होने के बावजूद भी वो बहुत बुद्धिमान और समझदार था। खैर, अनिका की बात सुनकर शिवाय की आंखें नम हो गई और उसने अपने छोटे छोटे हाथों को अनिका के गले के चारों तरफ लपेटते हुए इनोसेंटली कहा, जब मैं उठा तो आप वहाँ क्यों नहीं थे, मुझे लगा आप नहीं आए हो। शिवू की बात सुनकर अनिका ने उसे गले लगाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, सॉरी बेबी, मैं सो गई थी इसीलिए आपके पास नहीं आ पाई थी। बुर नाउ आई प्रॉमिस कि मैं अब से आपके साथ ही रहूंगी, ठीक है। शिवू ने भी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। जिस बच्चे को मनाने के लिए सारे घर के नौकर और डॉक्टर हार गए थे, उसको अनिका ने कुछ ही पलों में ही मना लिया। आखिर कुछ ही दिनों में इनका बॉन्ड इतना अच्छा जो हो गया था, जिसकी असली वजह दोनों के माँ बेटे का रिश्ता ही था। हालांकि अनिका शिवू की असली माँ नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसने अनिका के सारे रिश्ते को अपने पूरे मन से ही नहीं बल्कि अपने पूरे दिल से अपना लिया था। अब तक वो दोनों किचन तक पहुंच चुके थे। अभी शाम थी और रात के डिनर की तैयारी चल रही थी। हालांकि ये खाने का टाइम नहीं था, लेकिन अनिका और शिव दोनों ही अभी तो सोकर उठे थे, इसीलिए दोनों के ही पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ही माँ बेटे बहुत बड़े फूडी थे, लेकिन शिवाय के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से शिव हमेशा हेल्दी और समय पर ही खाना खाता था हमेशा। लेकिन अनिका के साथ होने की वजह से इस वक्त वो सारे नियम भूल चुका था। जैसे ही अनिका वहाँ पहुँची, वहाँ मौजूद सारे सेवक उसकी ही तरफ देखने लगे। अनिका ने शिवू को अपनी गोदी में ही लिए हुए उन सब की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग कृपया मुझे बता दीजिए कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, मैं अपने और शिवू के लिए कुछ खुद ही बना दूंगी। उनके हेड शेफ ने अनिका के कहे के अनुसार उसे सब बता दिया और सारे सर्वेंट्स के साथ वहाँ से चला गया। शिवाय ने घर के बटलर से कहकर सभी सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया था कि जब तक अनिका यहाँ पर है तब तक वहाँ का हर सेवक उसकी किसी भी बात को मना नहीं करेगा। सबके वहाँ से चले जाने के बाद अनिका ने शिव को किचन स्लैब पर बैठाया और दलिया बनाना स्टार्ट कर दिया। वो बीच बीच में शिवू के साथ खूब मस्ती भी कर रही थी। इस वक्त पूरे किचन में उन दोनों की मस्ती और खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थी।
जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी सर्वेंट्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आज उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई बचा भी रहता है। शिवाय अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही कुछ हेल्दी फूड बनाने का ऑर्डर देने वाला था, तब उसे पता चला कि किचन में अनिका और शिव हैं। ये सुनते ही उसने जल्दी ही अपने कदम किचन की ओर बढ़ा दिए। वहाँ का नजारा देखकर पहले तो शिवाय की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, फिर उसके चेहरे पर कभी ना देखी जाने वाली एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसका एहसास इस वक्त उसका खुद उसे भी नहीं था। यहाँ इस वक्त अनिका ने आधे घंटे में सारा खाना बना दिया था। उसने शिव के लिए हल्की दलिया और अपने लिए पनीर की सब्जी और पूरियां बनाई थी। सारा खाना बनाने के बाद वो दोनों अपनी मस्ती में लग गए और इस वक्त किचन की हालत ऐसी हो गई थी जैसे लग रहा था वहाँ किसी ने आटे और सब्जियों के साथ जंग खेली हो। अनिका और शिव के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था और उन दोनों ने यहाँ तक अपने चेहरे पर आटे से अपने फेस पर मूछें भी बनाई हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और लौकी के साथ धीरे धीरे तलवारबाजी कर रहे थे। शिव अब किचन स्लापे पर खड़ा हो चुका था और वो दोनों इस वक्त अपनी मस्ती में ठहाका मारते हुए एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे थे। 24 अनकहे एहसास। वहाँ का नजारा देखकर पहले तो शिवाय की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, फिर उसके चेहरे पर कभी ना देखी जाने वाली एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसका एहसास इस वक्त उसका खुद उसे भी नहीं था। यहाँ इस वक्त अनिका ने आधे घंटे में सारा खाना बना दिया था। उसने शिव के लिए हल्की दलिया और अपने लिए पनीर की सब्जी और पूरियां बनाई थी। सारा खाना बनाने के बाद वो दोनों अपनी मस्ती में लग गए और इस वक्त किचन की हालत ऐसी हो गई थी जैसे लग रहा था वहाँ किसी ने आटे और सब्जियों के साथ जंग खेली हो। अनिका और शिव के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था और उन दोनों ने यहाँ तक अपने चेहरे पर आटे से अपने फेस पर मूछें भी बनाई हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और लौकी के साथ धीरे धीरे तलवारबाजी कर रहे थे। शिव अब किचन स्लापे पर खड़ा हो चुका था और वो दोनों इस वक्त अपनी मस्ती में ठहाका मारते हुए एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे थे। अब आगे, जब शिवाय की नजर अनिका के क्यूट स्माइल फेस पर पड़ी तो उसका दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त अनिका झली और क्यूट दोनों ही एक साथ लग रही थी। अनिका को देखकर शिवाय का दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर अनिका को टाइट हग कर ले और उसके स्माइली लिप्स पर पैशनेट किस कर ले। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए शिवाय ने अपनी आंखें कसकर मींच ली और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, मन ही मन खुद को काटते हुए। जब भी मैं इस लड़की के पास भी होता हूँ तो बिना इस लड़की के किसी प्रयास के साथ अपना सेल्फ कंट्रोल खो जाता हूँ। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलकर एकटक अनिका के मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए मन में, मुझे ऐसी फीलिंग्स पहले तो नहीं होती थी। पहले कभी मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल किसी लड़की के सामने खोया नहीं था, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक वो लड़की खुद। लेकिन उस दिन के बाद कुछ तो बदला है इस लड़की में, जो मैं चाह कर भी इसकी तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाता। सोचते हुए शिवाय के दिमाग में अनिका और उसकी वो पैशनेट किस याद आ गई। फिर शिवाय धीमे से खुद से बुदाते हुए, वो मासूम आंखें, हाँ वो आंखें। बोलते हुए वो अब भी एकटक अनिका की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अनिका को देखते वक्त कुछ अनकहे जज्बात दिखाई दे रहे थे। जब शिवाय को महसूस होता है कि उसका सेल्फ कंट्रोल अब खोने ही वाला है तो वो पलटता है और वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद खुद और शिवू की हालत सुधारने के बाद अब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ गए थे। अनिका को ये सोचकर अजीब लग रहा था कि वो जिस तरह से किसी दूसरे के घर में रुकी हुई है, यहाँ तक उसके घर का खाना भी खा रही है, तो मुझे इस तरह से बिना इस घर ओनर को एक बार भी इनवाइट किए यूं अकेले नहीं खाना चाहिए। अगर उसको मेरे हाथों का खाना नहीं खाना होगा तो वो उसकी पसंद होगी, लेकिन मुझे एक अच्छे मेहमान होने के नाते ही उसकी एक बार पूछ ही लेना चाहिए। सोचते हुए उसने रामू काका, जो उस घर के सबसे बड़े और पुराने बटलर थे, उन्हें कहा कि शिवाय को डिनर के लिए इन्वाइट कर ले। कुछ ही देर में किसी के चलने की आवाज सीढ़ियों से सुनाई देने लगी। अनिका को ये देखने के लिए कि कौन आया है अपना सर पीछे करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उस इंसान के आते ही सारे सर्वेंट्स के सर इस वक्त झुके हुए थे और जितनी भी महिला सर्वेंट थी वो थोड़ा थोड़ा शिविर भी कर रही थी। अनिका ने उन सेवकों की ऐसी हालत देखकर मुंह बनाते हुए कहा, जब से मैं यहाँ आई हूँ इन सर्वेंट्स को हमेशा ही इतना डरते हुए देखा है। आखिर ये सब लोग उस इंसान का इतना क्यों डरते हैं? ये लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे ये आदमी राक्षस हो। बोलते हुए वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। पर हमारी भोली अनिका को ये कौन ही बताए कि शिवाय सच में किसी क्रूर राक्षस से कम नहीं था, जिसका ट्रेलर शायद आगे जाकर जल्दी ही बेचारी को मिलने वाला था। खैर, शिवाय हेड कुर्सी पर बैठने के बाद एक पल सभी सेवकों को गुस्से की नजर से देखता है।
उसकी एक नजर ही काफी थी सभी को वहां भगाने के लिए। उसके बाद शिवाय अपनी नीली आंखों से एकटक अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका उसके इस तरह देखने का कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। शिवाय ने अपनी ऑडिंग टोन में धीरे से अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, सर्व करो। अनिका ने जैसे ही शिवाय की बात सुनी, उसने अपनी फिंगर खुद पर पॉइंट आउट करते हुए कंफ्यूजन से पूछा, क्या मैं? शिवाय ने उसी टोन में अनिका को रिप्लाई दिया, तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है। शिवाय की इस बात पर अनिका चीख चीख कर कहना चाहती थी कि तुमने ही तो थोड़ी देर पहले सबको यहाँ से भगाया है, लेकिन उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को शांत किया, क्योंकि अब वो जिसके घर में रह रही थी, उसकी इतनी सी बात मानने के लिए उससे क्या ही बहस करे। सोचते हुए उसने सब्जी और पूरियां शिवाय की प्लेट परोस दी। फिर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए धीमे से शिवाय से कहा, वो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, वरना मैं आपको बुला लेती जब खाना गर्म था। मैं थोड़ा लेट हो गई, इतनी देर में खाना भी ठंडा हो गया, सॉरी। बोलते हुए वो शिवाय की तरफ ही देख रही थी, जिसने बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए चुपचाप अपना खाना शुरू कर दिया। खाने की पहली बाइट लेने के बाद शिवाय एक पल के लिए रुका और एक नजर खाना खाती हुई अनिका पर डाली, जिसने अपनी बात बोलने के बाद उसे एक पल देखकर खुद का खाना जारी रख दिया था। शिवाय को खाना खाकर पहली बार घर के खाने का स्वाद आ रहा था। उसने एक पल भी ज्यादा ना गवाते हुए दोबारा से खाना खाना शुरू कर दिया। आज पहली बार उसे इतना सामान्य भारतीय और ठंडा खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था कि वो उस खाने को अपनी डेली डाइट से भी ज्यादा खाने से रोक नहीं पा रहा था। उधर अनिका इन सब चीजों से बेखबर मस्त अपना खाना खाने में लगी हुई थी। अब बेचारी करे भी तो क्या, वो सुबह से इतनी भूखी थी और ऊपर से शिवू के साथ ढेर सारी मस्ती करने के बाद उसकी भूख दोगुनी हो गई थी। जब उसने अपने बगल में देखा तो शिवांश बहुत ही एलिगेंस और धीरे धीरे से एलिगेंस के साथ अपना दलिया खा रहा था। बिना किसी नखरे के उसके खाने के तरीके से ही पता चल रहा था कि उसके टेबल मैनर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। अनिका ने प्यार से शिवू के सर को सहलाया और एक नजर हेड चेयर की तरफ जहां शिवाय बिल्कुल शिवू की तरह ही एलिगेंस के साथ अपना डिनर कर रहा था। शिवाय ने इस वक्त अपनी ब्लैक नाइट वेयर में बहुत हॉट, हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसको इस तरह देखकर अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने इतना हैंडसम मैन तो ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा था, और वो हैंडसम बंदा जिसे वो हमेशा इग्नोर करने और दूर भागने की कोशिश करती थी, वो आज उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठकर अपना डिनर करते हुए इतना हैंडसम लग रहा था, जिसकी तरफ देखने के बाद वो बहुत ही मुश्किल से अपनी नजरें उस पर से हटा पा रही थी। अगर उसकी सालों की ट्रेनिंग ना होती तो वो पहले ही उस आदमी के सामने अपना दिल हार बैठती। शिवाय को भी इस वक्त अनिका की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसे बिल्कुल भी चिढ़ और गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो अनिका का इस तरह उसे देखने में खो जाना काफी पसंद आ रहा था। क्योंकि जब से वो दोनों दोबारा मिले थे, अनिका ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 25 डेविल एंड ट्रूथ। शिवाय को भी इस वक्त अनिका की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसे बिल्कुल भी चिढ़ और गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो अनिका का इस तरह उसे देखने में खो जाना काफी पसंद आ रहा था। क्योंकि जब से वो दोनों दोबारा मिले थे, अनिका ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब आगे रात के 2 बजे ओबरॉय फैक्ट्री लोकेशन के अंडरग्राउंड जगह पर लोहे के दरवाजों के पीछे से बहुत सारी सलाखों के पीछे से रोने और दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज इतनी ज्यादा तेज और कर्कश थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। उन सभी सलाखों के रास्ते से होते हुए एक और बहुत बड़े लोहे का दरवाजा था, जिसके साइड पर फिंगरप्रिंट और आई स्कैनर भी मौजूद था। उससे होते हुए एक डैशिंग 6.1 फीट हाइट वाला हैंडसम आदमी, जिसकी उम्र यही कुछ 27-28 होगी, लेकिन दिखने में वो 24-25 से कम नहीं लग रहा था। जिसके चेहरे के फीचर्स शार्प और अच्छे हैं, तिखी नाक के साथ पतले लाल होंठ, चेहरे पर ट्रिम के शेप दाढ़ी, उसकी नीली आंखें समंदर से भी ज्यादा गहरी थी, जिसकी नजर एक बार भी किसी पर पड़ जाए तो उस इंसान को ऐसा लगे कि वो उसकी आत्मा तक में झांक सकता है। वो आदमी देखने में इतना ज्यादा आकर्षक और हैंडसम था कि लड़की तो क्या, एक बार कोई लड़का भी उसे पहली बार देख तो उसकी अपनी नजरें उससे हटा ना पाए। उस आदमी की पर्सनैलिटी किसी एंजल से कम नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के ठंडे एक्सप्रेशन और उसके पास मौजूद ऑरा की वजह से कोई भी उसे नरक का देवता ही मानेगा। वो आदमी अपने चमाचमाते लेदर शूज के साथ टक की आवाज करते हुए उस अंधेरे से भरी जगह पर एंटर करता है, जिसकी वजह से वहां हो रहा शोरगुल और चीखने की दर्दनाक आवाज एकदम से मौत के सन्नाटे में बदल जाती है।
वहां पर जलती पीली रोशनी के नीचे लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा एक आदमी, जिसका शरीर पर जगह जगह गहरे घावों के निशान थे, जहां से खून किसी पानी की तरह बह रहा था। उस अनगिनत घाव को देखकर ये बताना मुश्किल हो रहा था कौन से घाव नए हैं और कौन से पुराने। वो आदमी, जिसका चेहरा पहचानना अभी मुश्किल हो रहा था, वो अपनी आंखों के ऊपर से टपकते खून को पूरी तरह से इग्नोर करके एकटक वहां अभी अभी अंदर आए आदमी की तरफ अपनी खून से भरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें, जो खून की तरह पूरी लाल हो चुकी थी, वो अब खौफ से बहुत बड़ी हो गई थी। वो जंजीरों बंधा हुआ आदमी इस वक्त अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर बहुत ही जोरों का कप रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथों और पैरों पर बंधी हुई जंजीरों से जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस बंधे हुए आदमी के दोनों तरफ, जिसमें एक आदमी के हाथ में बहुत बड़ा तीखा चमकता हुआ चाकू था, वही दूसरे आदमी के हाथ में चमड़े का हंट मौजूद था, जिसके चारों तरफ लोहे के निकले तार मौजूद थे, जिसे केवल देखने भर से किसी की रूह तक कांप जाए। जिससे ये पता चल रहा था कि उस आदमी के अंदर आने से पहले जंजीरों से बंधे हुए आदमी को इन्हीं सब से बहुत ज्यादा तड़पाया जा रहा था। दोनों बगल में खड़े आदमी उस रोबदार पर्सनैलिटी वाले आदमी के एंटर करते ही अपना सारा झुकाकर साइड में किसी रोबोट की तरह खड़े हो गए। वहां मौजूद किसी भी आदमी का चेहरा और आंखों में किसी भी तरह का इमोशन नहीं थे, केवल उस नीली आंखों वाले रोबीले इंसान को देखकर उनकी आंखें में सम्मान और डर की झलक दिख रही थी। एंटर किया हुआ आदमी अपने खतरनाक ऑरा के साथ रूम में एंटर करने के बाद बिना किसी पर ध्यान दिए वहां पर रखे किंग सोफे पर एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है। उस इंसान के बैठे हुए उस सोफे के पीछे खड़े हुए आदमी, जिसने इस वक्त ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, वो उस इंसान के सामने अपना सर झुकाकर सम्मान के साथ कहता है, ओबरॉय सर, हमने इस आदमी को हर तरह का टॉर्चर किया है, तब भी ये आदमी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इसने अब तक अपने मुंह से एक भी सिंगल वर्ड तक नहीं निकला है। अपने असिस्टेंट राघव की बात सुनकर शिवाय बिना कुछ कहे एकटक उस बंधे हुए आदमी की तरफ ही देख रहा था, जो उसकी तरफ देखते हुए अब तक बिन पानी की मछली तरह ही फफड़ा रहा था। जी हाँ, आपने सही समझा। जो आदमी अभी अभी एंटर किया था, वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय सिंह ओबरॉय, हमारी कहानी का खूबसूरत और डैशिंग हीरो है, जिसका चेहरा अपने घर के जीरो एक्सप्रेशन से बिल्कुल अलग। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन इतने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे कि सच में उसे इस वक्त नर्क का देवता कहना गलत नहीं होगा। शिवाय अपने सोफे से उठकर अपने पंथ की पॉकेट में हाथ डालते हुए रिलैक्स होकर उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाता है। हालांकि इस वक्त शिवाय देखने में काफी रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसकी नीली आंखें इस वक्त इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उस आदमी की एक मिनट भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी आंखें में सीधा देख भी पाए। शिवाय की आभा इस वक्त इतनी खतरनाक थी कि उस बंधे हुए आदमी के साथ साथ वो दोनों बगल में खड़े आदमी भी डर डर से थोड़ा थोड़ा कांप रहे थे। यहाँ तक उन दोनों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार भी अपना सर उठाकर देख भी ले। शिवाय उस आदमी के करीब जाते हुए अपनी टेढ़ी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सब कुछ जानकर भी चुप, वेरी इंटरेस्टिंग। बोलते हुए वो उस आदमी के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों अभी भी एकटक बंधे हुए आदमी की आंखों में लगातार देख रही थी। उसने धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। तभी आह एक न करने के बाद से लेकर अब तक शिवाय के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उस रूम में हड्डी टूटने की जोरदार आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। फिर उस आदमी की दर्दनाक चीख पूरे रूम में लगातार सुनाई देने लगी। उस आदमी के चीखने के तुरंत बाद ही बगल में खड़े काले कपड़े पहने आदमी ने अपने हाथों से कसकर उस आदमी का मुंह बंद कर दिया, जिससे उस रूम में दोबारा से मौत वाला सन्नाटा पसर गया, जिसमें केवल शिवाय की ही गहरी और कठोर डरावनी आवाज ही सुनाई दे रही थी। तुम्हें लगता है उन लोगों के साथ तुम्हारा परिवार सुरक्षित है तो? बोलते हुए शिवाय की गहरी नीली आंखें एकटक उस आदमी की आंखें में ही देख रही थी और उसके चेहरे की कातिलाना शैतानी मुस्कान अब तक बरकरार थी। अमम, बंधे हुए आदमी का मुंह बंद होने की वजह से वो इस समय कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन झटपटाने और शौक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शिवाय को देखने के बाद उसकी दबी हुई आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से बोल नहीं पा रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ उठाया कर उस आदमी को छूने का इशारा किया, जिससे तुरंत उस आदमी ने बंधे हुए आदमी को आजाद कर दिया और पहले की तरफ अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। आजाद होने के तुरंत बाद लंबी लंबी भारी सांसें लेते हुए उस आदमी ने अपनी बची कुची एनर्जी इकट्ठा करने के बाद बहुत ही मुश्किल उसके मुंह से लड़खड़ाते हुए कुछ शब्द निकले। मैं मेरी मेरी फैमिली को छोड़ दो। शिवाय ने स्माइल करते हुए बहुत ही कैजुअली जवाब दिया, व्हाई नॉट। पर उससे पहले सच। शिवाय के इतना कहते ही रूम की छाती के बीच में उस आदमी का दिल जोर जोर धड़कने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस आदमी ने अपना सर हिलाते हुए कहा,
विशंभर ओबरॉय आपके बड़े चाचा, उन्हीं ने देव ओबरॉय आपके पिता के मर्डर में हाथ था। उन्होंने आपके हफ्ते हुए, हाँ हाँ, आपके छोटे चाचा दिग्विजय ओबरॉय ने साथ मिलकर प्लान किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं केवल उनका एक छोटा सा प्यादा हूँ। मुझे मौत दे दो। बोलते हुए वो आदमी इस वक्त बुरी तरह से हाफ तरह था, जैसे उसने एक सारी की सारी ताकत उसने बोलने में लगा दी हो। उस आदमी के इतना बोलते हुए भी शिवाय के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। उसने बस अपने पीछे खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर सामान्य स्वर में कहा, क्लीन दस मेस। बोलते हुए बिना एक पल गवाए वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। उसके कदम आगे बढ़ते ही उस सन्नाटे से भरे रूम में फिर से उस आदमी की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन इस समय उसकी चीख रुक रुक कर और भी ज्यादा तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था एक एक करके उसके अंगों को उसके शरीर से अलग किया जा रहा हो। शिवाय जैसे ही गेट तक पहुंचा, उसने एक पल रुकने के बाद अपनी तेज और कठोर आवाज में कहा, तुम्हारी फैमिली को इंडिया से बाहर भेज दिया जाएगा, जिससे वो लोग सेफ रहें और अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। वो सब बोलते हुए शिवाय की आंखों के सामने कुछ इमोशन आकर गुजर गए। जैसे ही उस अधमरे आदमी ने आखिरकार शिवाय के मुंह से ये बात सुनी, उसके होठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई, जैसे उसे अब मरने का कोई गम ही ना हो। वहां से निकले के बाद शिवाय कई फ्लोर से होते हुए अपने अंडरग्राउंड बेस के सीक्रेट ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था वो कोई छुपी हुई एक अलग ही दुनिया हो, जिसका बाहर की असली दुनिया से दूर दूर तक कोई भी लेना देना ना हो। अपने किंग की कुर्सी पर बैठे ही शिवाय ने एक नजर राघव की तरफ देखा। अपने बॉस का इशारा समझते ही राघव ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाए और शिवाय की तरह बढ़ाते हुए एक सांस में बोलना शुरू कर दिया। बॉस, उस रात में सनिका और आपका एक साथ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि मिस सनिका की बेस्ट फ्रेंड दिया का किया प्लान था। हमारे पास इस बात के सारे सबूत हैं, लेकिन इन सब में मिस सनिका का कोई भी लेना नहीं था, बल्कि मिस अनिका की दोस्त दिया ने इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज प्लान की थी जिसकी वजह से मिस अनिका को हमेशा फंसाया गया। दिया की हरकतें देखकर ये साफ बताया जा सकता है कि वो मिस अनिका की दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। राघव की बात सुनकर शिवाय ने बस इतना ही कहा, वो वेटर। अपने बॉस का एस्पेक्ट सवाल का टोरेंट रिप्लाई देते हुए राघव ने रिप्लाई दिया, सर, मिस दिया ने बहुत ही चालाकी से हमें भटकाने के लिए उस वेटर के सामने ऐसा दिखावा किया उसका प्लान उसका नहीं बल्कि रियलिटी में मिस अनिका का ही हो। लगता है मिस अनिका ने अब तक एक जहरीली नागिन को अपने करीब रखा हुआ था। बोलते हुए उसके चेहरे पर दिया के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि शिवाय की तरह अब तक उसे भी यही लगता था कि उस रात सारा किया धरा अनिका का। लेकिन अनिका के साथ साथ दिया की सारी जानकारी निकालने के बाद उसे पता चला अनिका तो दिया के लिए अब तक किसी कठपुतली की तरह थी, जिसको बर्बाद करने के लिए उसने अब तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और इन सब में सफल भी हो गई थी। अगर अनिका का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो अब तक शायद सुसाइड कर चुकी होती। यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने वो फाइल पहले ही शिवाय को पकड़ा दी थी, जिसको पढ़ने के बाद शिवाय के दिमाग में भी ऐसे ही कुछ ख्याल ही चल रहे थे, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसको देखकर ये बताना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी।